नमस्कार। कल प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक और उसके भाई अशरफ की पुलिस के सुरक्षा घेरे में 3 शूटर्स ने गोलियां चलाकर हत्या कर दी। ये खबर जितनी सनसनीखेज थी उतना ही तमाम लोगों के लिए जो लोग अपराध की दुनिया पर नज़र रखते हैं या इसको कवर करते हैं उनके लिए भी बहुत हैरत अंगेज खबर थी। 43 साल तक प्रयागराज माफिया अतीक अहमद का एक ऐसा इलाका रहा जहां उसकी भौएं उठती थी तो लोग ज़मीन के नीचे चले जाते थे। लेकिन उसी शहर में कुछ लड़के पुलिस की सुरक्षा के बीच में घुसते हैं और गोलियों से भून देते हैं। ऐसे में बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर तैरते हुए दिखाई दिए, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर आपको दिखेगी तो षड्यंत्र की थ्योरीज हैं। सब इस तरह के सवाल हैं कि आखिर पुलिस की इतनी बड़ी सुरक्षा घेरे में कैसे उसको कोई मार सकता है, कौन लोग हैं जो उसके पीछे हो सकते हैं, क्या आईएसआई, खालिस्तान, इन तमाम की जो कॉन्स्पिरेसीज जो एफआईआर में लिखी गई हैं, क्या उसका कोई रिश्ता हो सकता है, या फिर वो बयान जिसमें अतीक अहमद ये बताता है कि पिछले लगभग 43 सालों में 90% अफराद तो उन्होंने सफ़ेद पोश लोगों के लिए किए या उनके साथ किए। तो वो कौन से सफ़ेद पोश लोग थे और क्या वो सफ़ेद पोश लोग अपने सफ़ेद पोश जो लिबास है जिस पर वो सफ़ेद बनाए बैठे हैं उस पर कोई स्याह रंग डाल सकता था? इस तरह के बहुत सारे सवाल हम सोशल मीडिया पर घूमते हुए देख रहे हैं। लेकिन मैं मेरे अनुभव से लगभग 2.5 दशक का जो अनुभव है उसके आधार पर एक एक कर कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि जांच की रिपोर्ट उन तरफ बढ़े या थोड़ा उनसे अलहदा हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम जो इस समय दिखाई दे रहा है उस पर बात करते हैं। सबसे पहला कि आखिर अतीक वहां गया क्यों था, पुलिस अतीक को लेकर वहां गई क्यों? तो अतीक से पूछताछ चल रही थी, धूमनगंज थाने में पूछताछ चल रही थी। उसके बाद अतीक ने के जो बताया उसकी निशानदेही पर दोनों भाइयों को ले जाकर वहाँ उन्होंने उस जगह पर एक जगह पर जाकर हथियार बताए, जिसमें 2.45 कैलिबर के पिस्टल थे। इसके अलावा 9mm की गोलियां थी। उन सब का ये वो तमाम हथियार हैं जिनका रिश्ता उमेश पाल मर्डर केस से है, यानी उसमें इस्तेमाल हुए थे इस तरह के हथियार, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की देख रेख में, जिन्होंने जेल से इसका कोऑर्डिनेशन किया, उसमें रची गई थी। वहाँ जब पूछताछ, जब निशानदेही पर बरामदगी हुई तो उसके बाद अतीक ने अपनी कुछ तबीयत में परेशानी बताई और कहा कि उसको घबराहट हो रही है, वो उसकी हार्ट बीट को लेकर उसने थोड़ा वो बताया। तो इस पर पुलिस अधिकारी उसको मोतीलाल नेहरू, जिसको कॉल्विन कहते हैं, उस हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ मेडिकल करा रहे थे। और मेडिकल कराने के दौरान जब वो उस तरफ जीप से उतरे तो उसी वक्त जैसे ही वो जीप से उतरे तो दिखता है कि जैसे वो किसी से जो लोग थे उनमें से कई जानने वाले भी होंगे, लेकिन अतीक उतरता है और उसके साथ साथ पुलिस के जो लोग हैं वो साथ में सुरक्षा के चलते हैं। वहीं जो मीडिया कर्मी हैं वो लोग आते हैं, हम लोगों को बाइट चाहिए होती है तो हम लोग बहुत तेज़ी से उसकी तरफ जाते हैं और उसको माइक अड़ाते हैं। दोनों भाइयों से अलग अलग सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। सवालों से इवेसिव दिखता है अतीक अहमद, लेकिन अशरफ कुछ बोलने वाला होता है। अशरफ जैसे ही कुछ शब्द बोलता है और आखिरकार गुड्डू मुस्लिम का जैसे ही नाम लेता है, इसी दौरान पत्रकारों के बीच में से एक आप पिस्टल निकलते हुए देखते हैं और वो उसके यहाँ तक जो सर पर है उसके रखते हैं और फायर हो जाता है। इससे पहले आपको दिखेगा, वीडियो से आप देख सकते हैं कि जब तक जो सुरक्षा कर्मी है वो समझ पाते, यहाँ तक कि आपको नीचे गिरते हुए सुरक्षा कर्मी का एक हाथ भी, जो जब अतीक नीचे गिर रहा है तो उसमें एक सुरक्षा कर्मी उसका हाथ पकड़े हुए, जो कि या तो अतीक ने उस समय गिरते हुए, चूँकि जब गोली लग चुकी तो उसने हाथ को कस के पकड़ा है, या फिर पुलिसकर्मी उसको पकड़ने की, संभालने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद फिर वो भागता है। उसी समय हम देखते हैं वो तीनों लड़के, एक और इधर से निकलता है वो अशरफ पर और उस पर
जिस तरह से जो एक प्रोफेशनल शूटर होता है, यानी किलर जो है, जिसका टारगेट फिक्स होता है और जिसको मालूम है कि उसने जो किलिंग करनी है उसके लिए, जिसके लिए उसने सुपारी ली है, उसमें कोई कमी नहीं आ सकती। इसीलिए आप देखेंगे जब तीनों फायरिंग कर रहे हैं तो वो इधर उधर, यानी जो सुरक्षा के लिए देखा जाता है कि कोई कोई हथियार तो नहीं रख रहा है, क्योंकि पुलिस का घेरा है, उसके बीच में घुसना, और वो लोग सब हथियारबंद भी हैं। तो ऐसे में सुरक्षा की उस सुरक्षित जो आवरण है, इससे ज़्यादा सुरक्षा का आप उम्मीद नहीं कर सकते एक क्रिमिनल इस तरह के डॉन के लिए। वहाँ जो है इस तरह की फायरिंग ये बताती है कि वो लोग डेस्परेट थे और बाकायदा हथियारों से, जो हथियार, जो सोफिस्टिकेटेड वेपन है, चूँकि जो बाद में पता चला ये तुर्की से आए जिगाना नाम की पिस्टल, जो कि बहुत ही अपराधियों में इस वक्त लोकप्रिय है, यहाँ तक कि आतंकी भी उसका इस्तेमाल करते हैं। ये पिस्टल उन तक कैसे पहुंची होगी, ये सवाल होता है। वहाँ ये सवाल जब आपको जवाब मिल जाता है कि आखिर वहाँ किस तरह पहुंचा था, लेकिन आप देखेंगे पुलिसकर्मी पूरी तरह से एकदम भौचक के रह जाते हैं। उनको ये मालूम नहीं, उनको अचानक समझ में नहीं आ रहा कि ये मीडिया के अंदर से निकले हुए लोग कौन हैं, और जो फायरिंग कर रहे हैं ये 10 से 14 सेकंड के बीच का अंतर है, जिसमें वो दोनों भाइयों को घूम देते हैं। और इसके बाद एक सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। तो जो रेस्पॉन्स है, जो कमांडोज का रेस्पॉन्स होता है, उस तरह का रेस्पॉन्स आपको पुलिस का, जो अमूमन लेके जाती है सिक्योरिटी पुलिस, उस तरह का नहीं दिखाई दिया। लेकिन 10 से 14 सेकंड में वो लोग अपना हथियार ज़मीन पर फेंक देते हैं और उसके बाद तुरंत वो सरेंडर, समर्पण का वो कहते हैं, और बीच में नारे लगाना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी बात है कि आप ये देखिए, जब तक 10 से 14 सेकंड का टाइम कितना होता है, जब हम लोग 15-16 तक गिनती गिनेंगे तब तक वो टाइम पूरा हो जाता है, और आदमी जब चौंक जाता है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम उससे समझ में नहीं आ रहा था, तो वो आपको वहाँ दिखाई देता है, जो पुलिस के रिएक्शन में दिखता है। और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत सारी चल रही थी, तो उनमें एक ये भी था कि पुलिस रेस्पॉन्स टाइम की वजह से चूँकि कमज़ोर रहा तो वो उनको मार नहीं पाई। यानी जो रिएक्शन है वो ये है कि क्यों पुलिस ने गोलियां नहीं चलाई। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनके जस्ट पीछे भागने में इतना ही समय उनको लगा, जो उनको एक साथ खड़े हुए थे। तो फायरिंग, क्रॉस फायरिंग का क्या होता उस समय अलग बात है, लेकिन पुलिस क्रॉस फायरिंग करती नहीं है वहाँ। और जब तक वो पुलिस संभलती है, सहज होती है कि अपने हथियार का इस्तेमाल करें, उससे पहले वो समर्पण कर चुके होते हैं। ऐसे में पुलिस के पास उनको गिरफ्तार करने के अलावा कोई चारा नहीं, और पुलिस को सही मायने में अगर साजिश की तह में जाना है तो उनको गिरफ्तार भी करना चाहिए था, क्योंकि उन्हीं की गिरफ्तारी ये बताती कि ये जो साजिश है उसके तार कहाँ तक जाते हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने इन 3 लोगों को तैयार किया। क्योंकि जो शुरुआती जांच में उन्होंने पुलिस को जो गलत सूचनाएं देकर बहकाने की कोशिश होती है, अमूमन हर अपराधी जो होता है, चाहे वो पहली बार अपराध कर रहा हो या लगातार उसका अपराध का मास्टर हो चुका हो, अपराध शास्त्र में उसने इतने ज़्यादा अपराध कर लिए हों कि उसके लिए एक जनरल सी बात हो गई हो, आम बात हो। लेकिन वो भी आप देखेंगे कि जब अपराध करता है, पुलिस पूछताछ करती है, तो अपने लिए कुछ अलीबाई खोजने की कोशिश करता है। उसी तरह ये हुआ कि साहब वो प्रसिद्ध होना चाहते थे, वो बनना चाहते थे, तो इस तरह की बचकानी बातों से पुलिस को बहुत ज़्यादा कोई डेविएट नहीं कर सकता जांच से। उसके बाद उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि ये अत्याचार करता था, हमने अत्याचारों का बदला लिया, उसका भी कोई मतलब नहीं हुआ। वो जो नारा उन्होंने धार्मिक नारा लगाया, उसका कोई रिलीवेंस वहाँ दिखाई नहीं देता। यानी वो जांच को भटकाने के लिए उनको मालूम था, बचने का प्लान उनका था। हालांकि जिस तरह से जब वो गोलियां चला रहे थे तो वो किसी और दूसरी तरफ नहीं देख रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अतीक और उसके भाई को ख़त्म करना चाहते थे। उसके प्लान के तौर पर उनका ये था कि वो उसके बाद हथियार फेंक देंगे और समर्पण चिल्लाने लगेंगे। अगर हम देखें तो इसमें ज़रा सी भी मिसकैलकुलेशन होती तो शायद फायरिंग में उन लोगों की जान भी जाती, लेकिन वो अपना काम कर चुके थे। अब ऐसा क्या है, अब हम लोग अगर ये देखने की कोशिश करें, पहले तो इन जो शूटर्स हैं इनके प्रोफाइल को देखते हैं। एक शूटर ऐसा है जिसके जो घर रहता है, जो पढ़ नहीं पाया, 12th पास किया, लवलेश तिवारी,
उसके पिता की जब आप बातचीत देखते हैं तो जिसमें वो कहते हैं कि उनका अपने बेटे से कोई रिश्ता नहीं है। 1 डेढ़ साल पहले वो रिहा होके आया था, तब उसने किसी को थप्पड़ मारा था लड़की को चौराहे पर, उससे वो जेल में गया था, वहाँ से आया और उसके बाद उसका कैरियर पूरी तरह से तो कैरियर कुछ था ही नहीं, अपराध की दुनिया में आ गया, जहाँ से वो कभी आता है कभी जाता है और उस पर भी मुकदमे की बातचीत है। जेल के अंदर वो किन लोगों से मिला, किन लोगों के साथ उसने संगठन बनाया, वो चीज़ अभी पुलिस के पास है, बाकी उसके पिता या उसकी माता की नज़र में वो नहीं है। इसके अलावा एक दूसरा जो शूटर है वो है शनि सिंह। उसको देखना, चूँकि जब वो फायर कर रहा है तो आप देखेंगे जिस तरह से प्रोफेशनल क्रिमिनल शूटर्स, जैसे फिल्मी पर्दे पर आपने देखा होगा, जहाँ रिटेक की गुंजाइश होती है, जहाँ आप बार बार अपने शॉट्स को सुधार सकते हैं, लेकिन ये असल ज़िंदगी में इसमें रिटेक नहीं होता। उस वक्त तो मौत और ज़िंदगी का खेल है। उस वक्त जब वो कर रहा है तो उसमें दिखता है कि वो एक प्रोफेशनल हत्यारे के तौर पर है, और जब उसकी क्राइम कुंडली खंगाली गई तो पता चलता है कि उसके पास 14 मुकदमे दर्ज हैं, और 14 मुकदमे दर्ज वो हैं जो 19 तक है, यानी 2019 तक वो मुकदमे दर्ज हैं। 2016 से उसका क्राइम ग्राफ शुरू होता है और महज 3 साल में हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट, इस तरह के कई मुकदमे उस पर दर्ज हैं, और वो ये दिखाता है कि कितनी तेज़ी से अपराध की दुनिया में वो अपनी जगह बना रहा है। 2019 के बाद उसके पास फर्दर मुकदमों की उस करारा में कोई नहीं है, यानी आप कह सकते हैं कि उसके बाद अपराध नहीं किए, ऐसा नहीं हो सकता। पिछले 4 साल में और उसी दौरान जब वो अपराध की दुनिया में जेल में जब गया तो उसमें कई सारी चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं। एक कि सुंदर भाटी के साथ उसके रिश्ते की बात की जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्राइम की दुनिया में सुंदर भाटी एक मास्टर के तौर पर है, जिसके पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं। चूँकि तुर्की की ये पिस्टल बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन और सबका पसंदीदा है, लेकिन उससे आगे कहीं AK-47 तक का इस्तेमाल करने वाले सुंदर भाटी के गैंग का एक शादी में जब फायरिंग की गई थी उसमें इस तरह का इस्तेमाल किया गया था हथियारों का। उसमें भी कहा गया था कि भाटी के कुछ लोगों का हाथ है। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो सनी जो है एक प्रोफेशनल शूटर है, किलर है। तीसरे जो मौर्य, जो तीसरा है अरुण मौर्य, वो एक अलग किस्म का, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, गांव से वो गायब है बस। हालांकि उसकी उम्र सबसे कम बताई गई है, जो FIR है, FIR के मुताबिक वो 18 साल, लेकिन इस तरह की बात है कि 2010 में उसने भी फायरिंग पुलिस वाले की हत्या में था। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हमने देखी हैं। अब ये सारे केस हम आपके सामने रखते हैं तो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी षड्यंत्र की कहानी है।